हाय एवरीवन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास में अल्कली मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को समाप्त किए थे और लिथियम का एनामेलस बिहेवियर देखे थे। जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ोगे, प्रत्येक ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर है उसका एनामेलस बिहेवियर पढ़ना ही होता है। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वह बाकी के एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल अलग होता है। हालांकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ तो एक जैसा होगा, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी वैसे होते हैं जो फर्स्ट मेंबर का अलग होता है बाकी के मेंबर से, और उसी को हम लोग एनामेलस बिहेवियर के नाम से जानते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पिछला लेक्चर में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें, डायगोनल रिलेशनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल रिलेशनशिप। हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं वे दो तरीके से, एक है ग्रुप वाइज जिसमें टोटल 18 ग्रुप है, 1 2 3 ऐसे करके 18 तक, और दूसरे हैं पीरियड्स वाइज। पीरियड्स में टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड ऐसे करके। तो ऐसे हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ अलोंग दी पीरियड, मतलब इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। और ऐसे जा रहे हो तो ये कहलाता है डाउन दी ग्रुप। डाउन दी ग्रुप मतलब वर्टिकल ऐसे। तो जनरली एलिमेंट्स को हम लोग ग्रुप वाइज ही डील करते हैं कि इस तरह से प्रत्येक ग्रुप 1 के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं तो ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट्स हैं तो अरेंज तो ऐसे वर्टिकली है ना। तो एलिमेंट्स को जनरली स्टडी करते हैं हम लोग वर्टिकली। हॉरिजेंटली भी एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, लेकिन एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनके बारे में हम लोग ऐसे वर्टिकल वेरिएशन पढ़ते हैं, ग्रुप वाइज पढ़ते हैं ऐसे करके। और डी ब्लॉक में जाओगे तो ऐसे पीरियड वाइज पढ़ते हैं हॉरिजेंटल वे में। तो ये दो प्रकार का अरेंजमेंट और दो प्रकार का वेरिएशन होता है एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज का, अलोंग द पीरियड हॉरिजेंटल वेरिएशन एंड डाउन द ग्रुप जिसको हम लोग वर्टिकल वेरिएशन के नाम से जानेंगे। एक वेरिएशन ऐसे भी होता है। ऐसे भी मतलब क्या समझे इसका मतलब कि आप धीरे धीरे नीचे भी जा रहे हो और राइट भी जा रहे हो। राइट, देखो ये नीचे भी आए और राइट भी गए, मतलब डाउन द ग्रुप भी जा रहे हो, अलोंग द पीरियड भी जा रहे हो। तो जब दोनों काम एक साथ हो ना तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनली जा रहे हैं हम लोग। डायगोनली, डायगोनल यही होता है तिरछा करके। ऐसे मान लो कोई स्क्वायर है तो ये सभी साइड्स में तो ऐसे गए तो डायगोनल कहलाता है इसके लिए। उसी प्रकार से यहाँ है कि एलिमेंट्स के वेरिएशन को दो वे में समझा जाता है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, मतलब अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। तीसरा वेरिएशन ऐसे भी होता है जिसमें हम लोग तिरछा जाते हैं, डायगोनली जाते हैं, जिसमें दोनों इंक्लूड हो जाएगा, ग्रुप भी इंक्लूड हो जाएगा और पीरियड भी इंक्लूड हो जाएगा। तो होता क्या है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ वैसे एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे से डायगोनली सिचुएटेड है, ऐसे तिरछा तिरछा करके जो है सिचुएटेड है एक दूसरे से, और प्रॉपर्टीज उनका एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। तो वैसे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे से डायगोनली सिचुएटेड हैं और उनका प्रॉपर्टीज एक जैसा है, तो इसी बात को हम लोग जो है डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। जैसे सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स ले लो, थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स ले लो। तो सेकेंड पीरियड में जैसे है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ऐसे करके है, कार्बन, इसमें आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ऐसे। अब डायगोनली जाना है तो लिथियम का डायगोनल हुआ मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का डायगोनल हुआ एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का डायगोनल हुआ सिलिकॉन के साथ ऐसे। तो ये जो डायगोनली जा रहे हैं जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम एक साथ, बेरिलियम और एल्यूमिनियम एक साथ, बोरोन और सिलिकॉन एक साथ। तो ऐसे एलिमेंट्स जो डायगोनली सिचुएटेड हैं और इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा होता है तो इनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल पेयर। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? डायगोनल पेयर, क्योंकि ये सभी डायगोनली सिचुएटेड हैं और इनके प्रॉपर्टीज जो हैं एक जैसे हैं, एक समान है इनका प्रॉपर्टीज, इसलिए कहलाएंगे डायगोनल पेयर। तो अब इन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज एक समान क्यों है?
इन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज एक समान क्यों है, इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर डायगोनल रिलेशनशिप क्यों एग्जिबिट किया जाता है किसी भी एलिमेंट्स के द्वारा। तो डायगोनल रिलेशनशिप है क्या, वो समझ गए ना। अब हम लोग देखेंगे इसका कारण कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्यों है। देखो, किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज कहने का मतलब हुआ उस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी, उस एलिमेंट का एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी जो बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स का, जिसको कि एक्सप्लेन किया जाता है उस एलिमेंट्स को जानने के लिए, उन सारे प्रॉपर्टीज का सिमिलर होना, उन सारे प्रॉपर्टीज का सिमिलर होना डायगोनली कहलाएगा डायगोनल रिलेशनशिप। तो यह है along the period, along the period, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, और एक ऐसे लाइन खींचे, दिस इज डाउन द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट गए along द पीरियड, टॉप टू बॉटम आए डाउन द ग्रुप। अब जब along द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स के वे वैरी किस प्रकार से करते हैं, तो उनका वेरिएशन है कि एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज घटता है, बढ़ता क्या क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे फैक्टर्स बढ़ते हैं। along द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज घट जाता है, बाकी जो ये फैक्टर्स हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सभी बढ़ते हैं। यही चीज़ उल्टा हो जाएगा जब इधर आओगे, तो इधर आओगे तो क्या होता है कि एटॉमिक साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और ये जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सभी डिक्रीज करते हैं। समझ रहे हो बात को। लेफ्ट टू राइट जाने से केवल एटॉमिक साइज घटता है, बाकी के फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, बाकी घट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखा गया है। क्या होगा यदि हम लोग ऐसे जाएं, ऐसे जाए का मतलब क्या हुआ आप समझना, लेफ्ट टू राइट गए तो एटॉमिक साइज घटा, ऊपर से नीचे आए तो एटॉमिक साइज बढ़ा। अब हम लोग तिरछा जा रहे हैं, तिरछा जा रहे हैं इसका मतलब हुआ कि थोड़ा राइट भी जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं। तो थोड़ा राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज घटना चाहिए, और नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए। अब एक बात बता रहा है कि एटॉमिक साइज घटेगा और दूसरा फैक्टर बता रहा है कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक घटाने का बोल रहा है, दूसरा बढ़ाने का बोल रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इस केस में ये दोनों फैक्टर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और फिर एटॉमिक साइज ना बढ़ेगा ना घटेगा, बल्कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। एटॉमिक साइज कांस्टेंट हो गया मतलब प्रॉपर्टी सिमिलर हो गया। उसी प्रकार से आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो घट रहा है, और यदि तिरछा जाएंगे तो तिरछा जाने का मतलब ये बता रहे हैं कि राइट भी जा रहे हो और नीचे भी जा रहे हो। तो राइट जा रहे हो तो बढ़ना चाहिए, नीचे जा रहे हो तो घटना चाहिए, तो ओवरऑल ना बढ़ेगा ना घटेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब ये सारे प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टीज मैच करेगा एलिमेंट्स का, और वे एक दूसरे से डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। तो मेन फैक्ट्स क्या है समझ गए इसको, कि आखिर क्यों एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो यही वजह है कि लेफ्ट टू राइट जाने से जो प्रॉपर्टीज बढ़ता है वही प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम आने से घट जाता है। तो जब डायगोनली जाएंगे मतलब थोड़ा राइट भी जा रहे हैं थोड़ा नीचे भी जा रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी थोड़ा बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो ओवरऑल ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट रह जाएगा, और एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज एक समान हो जाएगा
और एक समान हो जाएगा, मतलब ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें से ग्रुप 1 के बारे में, तो इसमें जो डायगोनल पेयर है वह लिथियम और मैग्नीशियम का है। मतलब लिथियम मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में डायगोनली सिचुएटेड है और इनका प्रॉपर्टीज एक समान होता है। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज मिल जाता है लिथियम और मैग्नीशियम का। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच का डायगोनल रिलेशनशिप। सबसे पहला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। तो यहाँ एटॉमिक साइज की बात करते हैं या आयनिक साइज लिखते हैं, ठीक। लिथियम मैग्नीशियम, एटॉमिक साइज लिथियम का होता है 152 पिकोमीटर, इसका है 160 पिकोमीटर। आयनिक साइज लिथियम का 76 पिकोमीटर, इसका 72 पिकोमीटर। देखो एग्जैक्ट सेम तो नहीं होगा वैल्यू, चाहोगे कि एकदम बराबर हो जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्ट सेम ना हो करके वह वैल्यू सिमिलर हो जाता है, लगभग बराबर होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ देख रहे हो कि लिथियम का 150 है, इसका 160 है, 8 पिकोमीटर का अंतर है, जो बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। उसी प्रकार से आयनिक साइज जिसका 76 है, इसका 74 है, मात्र 4 पिकोमीटर का अंतर है। तो इतना स्मॉल डिफरेंस जो है साइज के बीच या नेग्लिजिबल है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो इस हिसाब से दोनों का जो साइज है वह क्या हो गया, एक समान हो गया। डायगोनली सिचुएटेड थे दोनों एलिमेंट्स, इसीलिए। सेकेंड नंबर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें यदि हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 होता है, जबकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 होता है। लिथियम का 1.0 और मैग्नीशियम का कितना होता है, 1.2 होता है। उसके बाद ऑक्साइड्स के नेचर की बात करोगे तो चाहे वह लिथियम ऑक्साइड हो या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, बोथ आर बेसिक। जैसे लिथियम ऑक्साइड को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो बनेगा 2LiOH, बेस बना। उसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यह भी बेस ही बनेगा, ऐसे। तो द ऑक्साइड्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर बेसिक इन नेचर। व्हेन दे डिजॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म बेस लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो साइज सेम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हुआ, ऑक्साइड्स का नेचर एक जैसा हुआ। अगला है इसमें कि बोथ रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स। दोनों नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स बनाते हैं दोनों। जैसे 6 लिथियम प्लस N2 मिल गए तो ये बन जाएगा 2Li3N लिथियम नाइट्राइड। उसी प्रकार से मैग्नीशियम है 3Mg प्लस N2 हीट करोगे तो बन जाएगा Mg3N2, ऐसा। तो दोनों आसानी से नाइट्राइड बनाते हैं। नाइट्राइड बनता कैसे है, तो यहाँ जो नाइट्राइड है इसमें लिथियम Li+ के रूप में है, नाइट्रोजन N∧- के रूप में, ऐसा है। अब यहाँ यदि देखोगे तो
लिथियम का वैलेंस में है 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस में है 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा। तो इसको 8 करना है, इसको भी नोबल गैस करना है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 बच जाएगा हीलियम के जैसा, ऐसे करके टोटल 3 लिथियम है। तो ये तीनों लिथियम एटम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा 3Li+, और यहाँ हो जाएगा N पर 3 माइनस, का कि यह 3 इलेक्ट्रॉन लिया है दूसरे का, ऐसा। और अब यह 3Li+ और N ट्रिपल माइनस जब आपस में कंबाइन कर जाएंगे ऑब्वियसली तो बन जाएगा Li3, दिस वन, ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ गए बात को। अब यह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जितना इजी होगा, नाइट्राइड फॉर्मेशन उतना ही आसान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लिथियम या मैग्नीशियम दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत अंतर नहीं है, कम आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसलिए वे आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देंगे, खुद बदल जाएंगे केटायन में, और नाइट्रोजन बदल जाएगा नाइट्राइड आयन में, और फिर केटायन और नाइट्राइड आयन बनेंगे तो आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो दोनों का सिमिलर है, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के सॉल्ट्स जो हैं वे हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। पीछे हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे, आसानी से हाइड्रेशन होता है इन एलिमेंट्स का। तो लिथियम हो चाहे मैग्नीशियम, दोनों का सॉल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रस होते हैं वे सभी। तो LiCl भी वाटर के साथ जुड़ा होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी जुड़ा होता है। दोनों हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों हाइग्रोस्कोपिक हैं, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वह लिथियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम क्लोराइड हो। तो एक प्रॉपर्टी यह भी सेम हो गया दोनों के लिए। उसके बाद है कि द नाइट्रेट्स ऑफ lithium and magnesium evolve NO2 and O2 on heating। लिथियम और मैग्नीशियम के जो नाइट्राइड्स हैं उनको जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो दोनों केस में NO2 गैस और O2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो 4Li NO3 बदल जाएगा 2Li2O प्लस 4NO2 प्लस O2। उसी प्रकार से मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करोगे MgNO3 का होल 2, तो ये बदल जाएगा 2MgO प्लस 4NO2 प्लस O2, ऐसा। तो लिथियम नाइट्रेट, लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में बदला। सिमिलरली मैग्नीशियम नाइट्रेट को भी जब हीट किया गया तो यह भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइऑक्सीजन गैस में बदला। तो देखिए रहो, एक ही जैसा प्रॉपर्टी हो गया दोनों का, चाहे वह लिथियम नाइट्रेट हो या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट हो, बोथ आर सिमिलर। उसके बाद बोला है कि सॉलिड कार्बोनेट्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट फॉर्म्ड। लिथियम हो चाहे मैग्नीशियम, दोनों में से किसी का सॉलिड कार्बोनेट नहीं बनता है। जैसे सोडियम का तो बनता है ना जी, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। उसी प्रकार से चाहोगे कि लिथियम का बाइकार्बोनेट बने तो इसका फॉर्मेशन नहीं होता है स्मॉल साइज की वजह से। उसके बाद है कि बोल रहा है लिथियम और मैग्नीशियम दोनों बहुत हार्ड हैं,
हार्डनेस इनका ज़्यादा है बाकी के एलिमेंट से। उसके बाद हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हीट करने के बाद लिथियम हो चाहे मैग्नीशियम, दोनों के हाइड्रोक्साइड आसानी से डिकम्पोज करते हैं। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, हीट करोगे तो यह लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ऐसा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है लिथियम और मैग्नीशियम का सेम हुआ, और सेम हुआ यही बता रहा है कि ये दोनों जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। किस आधार पे डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं तो देख ही चुके हम लोग। प्रॉपर्टीज जो है उनका सेम था, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज वगैरह जो है सिमिलर हो रहा था, और इन कारणों के चलते इनका प्रॉपर्टीज जो है क्या हो गया, सेम हो गया। अब अल्कली मेटल्स के कुछ यूज भी हैं। क्या यूज है उसको देख लेते हैं हम लोग। यूजेज ऑफ अल्कली मेटल्स, कई यूज हैं अल्कली मेटल्स का। सबसे पहला बोल रहा है कि लिथियम और लेड का जो एलॉय होता है, जिसमें बहुत कम लिथियम होता है, अप्रॉक्स 0.05% लिथियम, बहुत कम लिथियम होता है, इसका यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर मेकिंग टफेंड बियरिंग्स फॉर मोटर इंजन्स एंड सीट्स फॉर केबल्स। मोटर इंजन का जो बियरिंग होता है काफ़ी टफ होता है, हार्ड होता है। शीशा तो हार्ड है ही, लिथियम का भी हार्डनेस ठीक ठाक है, तो दोनों का एलॉय का इस्तेमाल जो है किया जाता है इस पर्पस के लिए। उसके बाद फिर बोल रहा है कि लिथियम और एल्यूमिनियम का जो एलॉय है इसका इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के लिए। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह जो बनते हैं उसमें भी लिथियम और एल्यूमिनियम का जो एलॉय है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि लिथियम से थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी मिलता है, और इस थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट्स में और गाइडेड मिसाइल्स में। गाइडेड मिसाइल्स कहने का मतलब हुआ कि जिसमें टारगेट रहता है कि जहाँ टारगेट है मिसाइल वहीं जा कर के गिरेगा, तो इन सारे मिसाइल्स या रॉकेट्स में लिथियम एज ए थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो ऑटोमोबाइल्स में ग्रीस डाला जाता है इसमें रहता है लिथियम स्टीयरेट। तो लिथियम स्टीयरेट का इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स का ग्रीस बनाने के लिए, या उसमें मिला हुआ रहता है। उसके बाद बोल रहा है कि लिक्विड सोडियम या फिर सोडियम और पोटासियम का एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स।
इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो सोडियम पोटासियम एलॉय का इस्तेमाल एज ए कूलेंट किया जाता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। मतलब परमाणु बॉम्ब वगैरह जो बनता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह जहाँ होता है, तो उसके लिए जो वहाँ इस्तेमाल होता है रिएक्टर्स का, तो उसमें इतना वायलेंट रिएक्शन होता है कि वह काफ़ी गर्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो विस्फोट वगैरह हो सकता है। इसलिए उसको कूल करने के लिए एज ए कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है सोडियम या पोटासियम का एलॉय, या फिर केवल लिक्विड सोडियम का। उसके बाद जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ एलिमेंट्स का डिटेक्शन किया जाता है, पहचाना जाता है कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, सल्फर है, हैलोजन है, या कौन सा एलिमेंट है। आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात को जानेंगे। तो एलिमेंट डिटेक्शन बोला जाता है उसको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एलिमेंट डिटेक्शन होता है उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको हम लोग लैसेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इस लैसेंस टेस्ट का जो लैसेंस सॉल्यूशन है वह आता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट मतलब सोडियम मेटल का वहाँ सॉल्यूशन होता है। कैसे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एलिमेंट डिटेक्शन होता है, मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कि कोई हैलोजन वगैरह है, ऐसे इन एलिमेंट्स को यदि पहचानना हो तो लैसेंस टेस्ट उसमें होता है। और लैसेंस टेस्ट में एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है जिसको सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, मतलब इस सोडियम का सॉल्यूशन होता है। तो सोडियम का यहाँ भी यूज हो गया। इसके बगैर लैसेंस टेस्ट जो है कभी परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं। उसके बाद पोटासियम का इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। फर्टिलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में। उसके बाद पोटासियम नाइट्रेट जो है इसका इस्तेमाल बोल रहा है किया जाता है सेरेमिक्स या फिर कलर टेलीविज़न का ट्यूब्स के लिए। उसके बाद क्लास 12 में ही पढ़ोगे बैटरीज के बारे में, तो वहाँ लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार का बैटरीज बनाने के लिए। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज में अंतर है कि एक चार्जेबल होता है, दूसरा चार्जेबल नहीं होता है। मतलब कुछ बैटरी है जिसका इस्तेमाल करो तो इस्तेमाल होते होते वह डेड हो जाएगा। जैसे घड़ी में जो बैटरी लगता है, टॉर्च में जो बैटरी लगता है, वे सब चार्जेबल नहीं होते हैं, डेड हो जाएंगे। और दूसरा होता है चार्जेबल, जिसको बार बार चार्ज करते रहो तो उसका परफॉर्म होते रहेगा काम। तो जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता है वे प्राइमरी बैटरीज कहलाते हैं, जो चार्ज हो सकता है वह सेकेंडरी बैटरीज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक लास्ट है कि सोडियम अमलगम, इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम अमलगम। मरकरी के साथ किसी का सॉल्यूशन हो तो वह अमलगम के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम का मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन है, सोडियम अमलगम कहलाएगा। तो बोला जा रहा है कि इस सोडियम अमलगम का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के लिए। जो आगे आप ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे कि एज ए कैटलिस्ट इस सोडियम अमलगम का जो है इस्तेमाल काफ़ी फ्रीक्वेंटली किया जाता है। और रीजन वगैरह क्या है इसका नहीं है, इन सारी बातों को तो हम लोग डील कर ही लेंगे जब ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ेंगे उस समय। तो ये थे अल्कली मेटल्स का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लिए थे, केमिकल रिएक्शंस देखे, फिर डायगोनल प्रॉपर्टीज़ देखे, और लास्ट में यूज अल्कली मेटल्स के बहुत सारे ऐसे कॉमन से यूज हैं इसके।
उसके बाद अब बच जाता है अल्कली मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो उन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग आगे का लेक्चर में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।